यहाँ पर हमने अपनी राय नहीं देनी होती कि मेरी राय ये है, मेरे ख्याल में उसको गाइड करना होता है, उसको उस मोड से बाहर निकालना होता है। स्कूल में आप अपने सर को कह सकते हैं कि सर हम आपके साथ मिलकर एक्टिविटी कैलेंडर बनाएंगे। स्लो अचीवर्स भी होंगे, एवरेज स्टूडेंट भी होगा, स्ट्रगलर भी होगा, डिस्टिंक्शन लेने वाला बच्चा भी होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ आपकी गलत है और आप गलत ही करते जा रहे हो। फिर जाकर आप वो पेपर में गलत लिखोगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली लीडरशिप। लीडरशिप कभी भी कोई टाइटल नहीं होता, कोई पोजीशन नहीं होता, ये हमेशा वो एक्शन है जो कि हमने करना होता है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास के प्रीफेक्ट हैं, आप स्कूल काउंसलर सेलेक्ट हो गए हैं तो ही आप काम करेंगे। और अगर आप एक स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आप क्लास में, आप अगर लेट सपोज अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आ रही, या आप क्लास के मॉनिटर नहीं हैं, या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान के अंदर होती है और ये हमें लाइफ को बैलेंस करना सिखाती है। ये हमें हमारी लाइफ को, आप जो गोल आपने रखे होते हैं उनको अचीव करना सिखाती है। तो बेसिकली जब लीडर कौन होता है, लीडर हमारे पास एक ऐसा इंसान होता है जिसके बाकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज हम टीनेजर्स के लिहाज से 5 देखेंगे। एक लीडर एक ऐसा आपके पास पर्सन होता है जिसका काम होता है पॉजिटिव एक्शन लेना। जैसे कि स्टूडेंट ने कहा, पॉजिटिविटी होती है उसमें। ये दूसरों को गाइड भी करता है, और जैसे कि मिस ने कहा कि रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल भी सेट करता है। अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देखें तो हमें लीडरशिप में मिलती है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी थी, कोई भी उनके पास आता था वो उसको गाइड भी करते थे, और इसके अलावा आज तक देखा जाए तो रहती दुनिया के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी सेट किया। हमें आज भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो हम उसको कुरान और हदीस में ही देखते हैं। तो बेसिकली हम वो, आपको पूरी दुनिया में, अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप पूरी दुनिया की लीडरशिप की एग्जाम्पल में देखते हो, तो इट इज़ डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 लीडर। ये पूरी दुनिया मान चुकी हुई है। तो बेसिकली रोल मॉडल होना, पॉजिटिव एक्शन, और तीसरा लोगों को गाइड करना। गाइड करने से मुराद ये नहीं होती कि आपने उनको खामियां बतानी है। यहाँ पे गाइड से मुराद ये होती है कि हमने उनको कंसोल करना होता है। कंसोल से मुराद ये कि अगर कोई आपके पास अपना मसला लेकर आता है, आपके पास कोई लगता है कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि आपने ये गलत किया था। नो, हो गया गलत, ही नोज। मोटिवेट किसी ज़्यादा ज़रूरी आज के दौर में भी जो चीज़ है, और हमेशा से कुछ जो चीज़ होती है, वो ये होती है कि आज से भी किसी का वेंट आउट करना। वेंट आउट ये W वाला नहीं है, ये V वाला है, VENT, वेंट OUT, आउट। इसका मतलब ये है कि एक शख्स के अंदर जो चीज़ चल रही है वो किससे डिस्कस करे, उसके अंदर जो कोई चीज़ जो उसको परेशान कर रही है। एक आपको बीइंग अ लीडर इतना रिलायबल होना है कि लोग आपके पास आकर वेंट आउट कर सकें, आपको अपना मसला बता सकें, क्योंकि ये एक किस्म का आपका राज होता है जो कि मुश्किल होता है शेयर करना। और आप फिर उसके मुताबिक विदाउट बीइंग जजमेंटल, जज किए बगैर जेन्युइनली उसको गाइड करो। ये एग्जाम्पल होती है आपके लीडर की। यहाँ पर हमने अपनी राय नहीं देनी होती कि मेरी राय ये है, मेरे ख्याल में, उसको गाइड करना होता है, उसको उस मोड से बाहर निकालना होता है। तो बेसिकली लीडर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास के मॉनिटर हों तो ही आप काम करेंगे। इसके अलावा जब भी आप बात करते हैं लीडरशिप, आप अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी किसी न किसी वजह से बच्चे उसको अकेला छोड़ देते हैं, ऐसी एग्जाम्पल हमें कभी मिलती है स्कूल में, ठीक है, मे बी आपके स्कूल में ना हो, लेकिन हम अक्सर स्कूल्स में ये देखते हैं कि एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि क्लास में ड्यू टू देयर ओन पर्सनालिटी या किसी और वजह से, समटाइम्स टीचर्स उसके साथ ऐसा करते हैं कि जी उसके पेरेंट्स ज़रा थोड़े से ज़्यादा कंसर्न है, तो वो बच्चे को अलहदा रखते हैं। तो ये एग्जाम्पल नहीं है लीडर की। एक टीचर भी लीडर होता है, एक बच्चा भी लीडर होता है। वो क्या, उसका तरीका ये होता है कि आपने एम्पैथी शो करनी है। एम्पैथी आगे जाके हम पढ़ेंगे आसान लफ्ज़ों में कि अगर इसकी जगह मैं होती या मैं होता और मेरे साथ ये सलूक किया जाता तो मुझे कैसा लगता? वेरी बैड। तो ये सब जब आप सोचेंगे तो फिर आप उसको लोगों के साथ मिलवाएंगे, आप उसके साथ बाकी बच्चों को उसको कंसोल करेंगे। ये चीज़ें एग्जाम्पल शो, और इसके लिए क्लास का मॉनिटर होना ज़रूरी नहीं है। तो एक अच्छे
टीन एज की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये 5 आदतें अगर हमने इस एज में अपने अंदर पक्की कर ली, मैट्रिक तक, एफएससी तक, तो आगे जाके लाइफ लॉन्ग ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। फिर हमें किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 आदतें हमें खुद अपना काम, अपनी डेडलाइन, अपने टारगेट्स, अपने गोल अचीव करने में मदद करेंगी। अब ये 5 जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 एम्पैथी, नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 4 रेजिलेंस एंड द नंबर 5 इज विजन। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस। रेजिलेंस होता है एक मुश्किल टास्क एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना और उसको कंप्लीट करना, यानी कि चैलेंज से ना घबराना। कोई ऐसा काम जो कि हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, लोग पहले ही गिव अप कर देते हैं कि आई कांट डू दिस, अपने ऊपर फेथ रखना, हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जी ये काम मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे कोई और टास्क दे दें, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे ख्याल में आपको बीइंग अ स्कूल लीडर ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स अपने स्टाफ से भी मिलती होंगी कि ये वाला काम या तो वो समटाइम्स हम उस कंफर्ट जोन में होते हैं, यूज्ड टू होते हैं पुराने काम के और नया चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे होते, या समटाइम हमें लग रहा होता है कि हम ये कर नहीं सकते। अब मैं हमेशा से क्या करती हूँ, मुझे जब भी कासिम अली शाह फाउंडेशन से कॉल आती है, ट्रेनिंग की मुझसे टॉपिक पूछते हैं, तो मैं हमेशा आगे से कहती हूँ जो क्लाइंट है उससे टॉपिक पूछो। अब इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी पहली रीज़न ये होती है, एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी जब आप उसका टॉपिक लोगे। दूसरी क्या होगी, जब मुझसे टॉपिक पूछा जाएगा, मेरे जो प्रिपेयर टॉपिक होंगे मैं उसमें ही बात करूँगी। कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, आपका कस्टमर सपोर्ट, मतलब जो मेरे हैं उसमें करूँगी। जब उधर से कोई टॉपिक आएगा तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है उसको उस टाइम फ्रेम में प्रिपेयर करना। अब वो चैलेंज मुझे क्या फ़ायदा देता है? एक नया स्किल मैं भी सीखती हूँ। बात में आपको क्लियर हुई? दिस इज कॉल्ड रेजिलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो हम कहते हैं ना कि लकीर के फ़कीर होते हैं लोग, फॉलोइंग ऑन द बिडन पाथ, उसी पे चलते हैं। और ख़ासकर जब आप जॉब करोगे या कोई आप स्किल सीखोगे ऑनलाइन, तो जब आपको भी आपके आगे क्लाइंट मिलेंगे तो आप देखोगे कि उनकी भी आपसे रिक्वायरमेंट ये होगी, या आप अगर जॉब करोगे तो जो कंपनीज होंगी या इवन स्कूल में जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी भी टीचर से यही डिमांड होती है कि ये खुद से इनिशिएटिव लें, बाहर निकलें। और ये स्किल पता है क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि ये हमने टीन एज में नहीं सीखा होता। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको कैसे देती हूँ, अभी आगे जाकर तो स्कूल में भी दूंगी, लाइफ में एग्जांपल मैं आपको कैसे देती हूँ। हर महीने हम घर की ग्रॉसरी करते हैं, सब करते हैं ना, अम्मी अबू जाते हैं करने। जब मैं स्कूल में थी ना, लाइक 8, 9, 10 में, तो ख़ासकर 8th में, आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। मेरे फादर क्या करते थे, तब ये नए नए स्टोर्स बने थे, अल्फते वगैरह। मेरे फादर और मेरी मदर ये करते थे कि वो हमें कहते थे, गर्मियों की छुट्टियां थी, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, कि जाओ, स्टोर होता था हमारे घर में, देख कर आओ कि अभी हमें इस मंथ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक लिस्ट बना लो। लेने नहीं जाते थे, पहले लगता था हमें क्या पता कितनी चीज़ें लगती हैं। तो आगे से जवाब मेरी अम्मा का आता था कि कितनी देर में वॉशरूम में एक साबुन इस्तेमाल करते हो, कितने दिन बाद नया खोलते हो? मैंने बड़े नाम से कहा 3-4 दिन बाद। हाँ, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इस तरह उन्होंने टास्क डिवाइड किए। किसी को टॉयलेटरीज का दे दिया, मुझे, मेरी बहन को किचन का दे दिया, फिर डिवाइड कर दिया, फिर पूरा 1 महीने का बनाओ। एक्यूरेट नहीं बनती थी, प्लस माइनस उसमें घर वाले करते थे, ज़्यादा चीज़ें बाद में घर वाले ऐड करते थे, लेकिन एक चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत पड़ी। ये मैं आप लोगों को कहूँगी, आप लोग अभी छुट्टियाँ हैं हर, और ये एक ऐसी चीज़ है कि हर महीने करनी है आपने। कुछ लोग महीने का इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग मंथ का इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग डेली की लिस्ट बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बजट। आप इसमें एक चैलेंज लो अपने पेरेंट्स को कह के। अच्छा, एक स्कूल के हिसाब से भी आप एक काम कर सकते हैं। हाउ? स्कूल में आप अपने सर को कह सकते हैं कि सर हम आपके साथ मिलकर एक्टिविटी कैलेंडर बनाएंगे।
या आप खुद बनाकर सर को सबमिट करवा दो कि हमारे ख्याल में ये इवेंट, ये एक्टिविटीज़, ये ट्रेनिंग्स हमारे लिए होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ये दें इन डेट्स में, ज़रूरी है। उससे क्या होगा, एक चैलेंज होगा, आपको पता चलेगा नंबर 1 दुनिया कहाँ जा रही है, और हम बीइंग इंडिविजुअल, मैं स्कूल की बात नहीं कर रही, बीइंग इंडिविजुअल मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, मुझे अपनी ज़ात के लिए किस स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाला दौर सिर्फ डिग्री का नहीं है, डिग्री के साथ स्किल का भी है, ना खाली स्किल का है ना खाली डिग्री का है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो एक स्किल आपकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो एक स्किल आपकी राइटिंग भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। वो आपका कोई AI का टूल का इस्तेमाल भी हो सकता है, वो आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हो सकता है, वो आपका डिजिटल स्किल की, लेकिन वो स्किल आपने ढूंढना है कि इस वक्त आने वाले 10 सालों में कौन सा स्किल होगा, आज का स्किल नहीं देखना आपने। तो ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको हेल्प करेंगी। इसी तरीके से टीचर्स, आप बीइंग अ स्टाफ मेंबर, आप ये देख सकते हैं कि आप मैट्रिक को पढ़ाते हैं, नया सिलेबस आ गया है, करिकुलम पढ़ें, उसको देखते हुए देखें कि हमें किस स्किल की ज़रूरत है, खुद से एक एक्सेप्टेंस लें। मैं एक स्कूल में थी, जब मैं वहाँ पे एकेडमिक हेड थी, तो हमारी जो ऑनर होती थी वो क्या करती थी, वो तमाम जो रीजन्स की एकेडमिक हेड होती थी, एक रीजन में ना 8-9 स्कूल आते थे, उनको समर ब्रेक में बुला देती थी और कहती थी कि ट्रेनिंग्स प्लान करके लाओ, पहले अपने स्टाफ की करवाओ और उसके बाद जिसके स्टाफ की सबसे अच्छी होगी वो ओवरऑल बाकी तमाम प्रिंसिपल्स की कंडक्ट करवाएगा। तो ये एक चैलेंज होता था। मैंने वहाँ से भी बहुत सारे टॉपिक जो थे वहाँ से नए सीखे थे। तो ये अगर आपको लगता है कि आप लोग अभी जो हमारा इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, हम उसमें नहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते इस चीज़ पे, तो मोबाइल हम सबके पास है, उसमें से कंटेंट सर्च करें, ट्रेनिंग बनाएं, घंटे घंटे की बना लें, समर ब्रेक है अब तो आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट, एम्पैथी। जैसे कि मैंने बताया, सिंपैथी और एम्पैथी, इसमें लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। सिंपैथी होती है हमदर्दी, एम्पैथी होती है, अगर मैं इसका उर्दू मीनिंग बताऊं तो हम दिली, आसान लफ्ज़ों में लोगों की फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सिर्फ करना, लोगों के साथ ये सोचना कि अगर ये सिनेरियो मेरे पे गुजरा होता तो मुझ पे क्या बीती होती। अब ये देखो, यही एग्जांपल मैंने आपको पहले दी थी कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि आप अलहदा रहता है, लंच में भी अलहदा रहता है, ब्रेक में भी नहीं खेलता, मे भी उसमें कॉन्फिडेंस इशू हो, मे भी उसका कोई और इशू हो, लेकिन आप बीइंग अ लीडर अगर ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो और उसके और क्लास के दरमियान एक ब्रिज बनते हो, ब्रिज मीन रास्ता बनते हो, उसको क्लास से कनेक्ट करवाते हो, बेशक आप क्लास के मॉनिटर नहीं हो, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लीडरशिप स्किल। कैसे? अगर हम लीडर्स की एग्जाम्पल ही देखें, पॉलिटिकल लीडर्स को भी देख लें, आप अपने मुस्लिम लीडर्स को भी देख लें, तो हमें लीडरशिप की एग्जाम्पल ये मिलती है कि लीडर बेसिकली कनेक्टिविटी करवाता है। तो ये कनेक्शन करवाने हैं, इसके लिए आपको मैंने बार बार बताया, पोजीशन टाइटल की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से एहसास करना है। ठीक है जी। एम्पैथी की एक एग्जाम्पल मुझे अपनी क्लास में से सोच के बताएं। आंसर मुझे इन लड़कियों से चाहिए और इधर से लड़कों से चाहिए। जी जी, यू जस्ट हैव 15 सेकेंड्स। क्लास 10, खास करके जो बड़े लड़के होते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि इससे दोस्ती नहीं करनी, ग्रुपिंग बना लेते हैं। जी जल्दी से बताएं। यू ब्लू, उनसे मुझे आंसर चाहिए। जी, ब्लू शलवार कमीज में हो। हाँ, उर्दू में बोल दो, जिस मर्जी लैंग्वेज में बोल दो। कभी ग्रुपिंग की है क्लास में, स्कूल में पार्टी बनाई है? बनाई है, हाँ। तो आप कैसे एम्पैथी की एग्जांपल दोगे? तो कैसे पार्टीबाजी खत्म करोगे और मिलके एक पूरी क्लास साथ चलोगे? जल्दी से बताओ। आसान लफ्जों में बता दो। हाँ, दोस्त से मदद ले लो। सबको इकट्ठा करके। कैसे इकट्ठा करोगे? सबको इकट्ठा तो करोगे, कैसे करोगे? सिर्फ वो कैसे का आंसर करना है।
अगर किसी के साथ लड़ाई होगी तो उससे फ्रेंडशिप सुलह करवाएंगे, बैठ के सुनेंगे उनके दरमियान क्या है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो हमने ये 9वीं 10वीं के लड़के लड़कियों ने अपनी ग्रुपिंग बनाई होती है ना, वो ग्रुपिंग खत्म करेंगे क्लास में से। ग्रुप बनाए हुए हैं। आज के बाद क्लास की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है? क्लास एक ही ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ मिक्स एबिलिटीज लर्नर्स। मिक्स एबिलिटी, इसमें बहुत लाइक बच्चे भी होंगे, स्लो अचीवर्स भी होंगे, एवरेज स्टूडेंट भी होगा, स्ट्रगलर भी होगा, डिस्टिंक्शन लेने वाला बच्चा भी होगा, अकेले रहने वाला बच्चा भी होगा, इंट्रापर्सनल भी होगा, इंटरपर्सनल भी होगा। इन सब ने मिल के रहना है। घर में एक घर में बहन भाई इकट्ठे रहते हो, ग्रुपिंग बनाते हो, दो एक तरफ दो एक तरफ, क्यों नहीं बनाते? तो क्लास में कितना टाइम गुजारते हैं आप लोग? 5 आवर्स के ज्यादा। सुबह कितने बजे स्कूल लगता है आपका? 7:30। और छुट्टी कितने बजे होती है? 2:30। हाँ, आना जाना मिला के चलो 7:30 से 2:30 तक हो गया ना। 7:30 घर से निकलते हो, 2:30 घर जाते हो, कितने घंटे हो गए? ये 6-7 आवर्स हो गए। दिन कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स। कितने घंटे सोते हो? 8 घंटे सोते हो, 7-8 घंटे, ऐसे ही हो गया। 8 घंटे स्कूल के लिए गुजर गए। इट्स मीन कि आपने 1/3 ऑफ योर डे स्कूल में स्पेंड किया। और जो घर में होते हो उसमें खेलने भी जाते हो, कारी साहब भी पढ़ाने आते होंगे, अकेडमी भी होगी, होमवर्क भी करना होगा, टीवी भी देखना होगा। तो इसका मतलब है कि घर में तो फिर टाइम पेरेंट्स के साथ कम ही मिला ना, 4-5 घंटे मिले मैक्सिमम। तो उसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा टाइम हम दे रहे हैं स्कूल को। तो स्कूल में ग्रुपिंग करना बनती है? आज के बाद ग्रुपिंग होगी? हम बच्चे ये करते हैं कि वो अलग से अपना ग्रुप बना लेते हैं और अदर स्टूडेंट को साथ मिक्स कर लेते हैं और बाकी को। ये ग्रुपिंग ही जो होती है ना, जो ग्रुपिंग करते हैं वो लीडर नहीं बनते, उनको फिर कुछ और कहते हैं अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो। ठीक है, एग्जैक्टली। क्लास में कोई बच्चा कमजोर है तो उसकी मदद करें, जरूर करें, अपने साथ लेके चलें। अगर आपके पास कोई ब्रेक है तो उसको खेल तमाशों में गुजारने की बजाय उसको साथ लेके बैठे, उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसी तरीके से आप लोगों को भी मदद मिलेगी। ट्यूशन ज़रूर जाएं अगर आप जाना चाहते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि कुछ चीज़ें टीचर ट्यूशन में भी पढ़ा रहा है, एकेडमी में भी पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे को शायद इंडिविजुअल तवज्जो की ज़रूरत है। मे बी वो टीचर की बजाय अपने किसी क्लास फेलो के साथ वो सवाल उसको लगता हो कि मेरा बहुत ही कोई इलॉजिकल सवाल है, तो मैं अपने क्लास फेलो से पूछ सकता हूँ। टीचर से तो पूछते हुए समटाइम्स बच्चा एजिटेट भी कर जाता है कि मेरी टीचर क्या सोचेगा कि मैंने इतनी बार बता दी है। तो ये गैप आपने ख़त्म करना है। सो बेसिकली एम्पैथी, अंडरस्टैंड करना, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है जो कि आप नोट करें। स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, सबसे पहले गर्ल्स में भी बड़े ग्रुप्स होते हैं, सिर्फ लड़कों में नहीं होते, गर्ल्स में भी बड़े होते हैं। और आजकल खास करके 6, 7, 8 की लड़कियों से भी ग्रुपिंग स्टार्ट हो होती है। सबसे पहले ग्रुपिंग करें। आप एक स्कूल हैं, एक क्लास हैं, अपने अंदर यूनिटी लेकर आए एज अ क्लास और फिर एज अ स्कूल, ताकि पता चले कि आप किस स्कूल से, किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इदारे का चेहरा है। जब आप ही ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे तो फिर स्कूल क्या रिफ्लेक्ट करवा रहा है? बात समझ में आई है? ये आपका रिफ्लेक्शन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब है कि आपको पोजीशन के बगैर, टाइटल के बगैर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी जिम्मेदारी मैं दे देती हूँ आपको। कितने लोग हैं जब स्कूल की बेल होती है और भागते हैं? बहुत सारे हैं। मैं टीचर्स मेरे पास जो है मैं उनको भी कहती हूँ, मैं आप लोगों को भी कहूँगी, आपके बैग में अगर किताबें बेतरतीब पड़ी हुई हैं ना, कोई उल्टी कोई सीधी, उसके अंदर कागज़ पड़े हुए हैं, आपने रफ रखे हुए हैं, आपने किन कागज़ों को किसी फाइल में, किसी क्लियर बैग में नहीं लगाया हुआ, ऐसे तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बचपन से ही शो करती है कि यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड।
आगे जाके आप डिसिप्लिन नहीं होगे। अगर मैं ये चीज़ देखूं कि वो कुर्सियां ठीक करना या निकलते हुए कमरे की लाइट्स ऑफ करना, कितने लोग हैं जो अपने स्कूल की निकलते वक्त क्लास की लाइट्स ऑफ करते हैं ब्रेक में? वेरी फ्यू, यानी कि अगर मैं कहूं तो 10% भी नहीं। लेकिन क्लैपिंग करें भाई इनके लिए, एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब है कि इनको इस चीज का बगैर कहे एहसास है कि हम एक रिसोर्स को जाया होने से बचाएं। एक रिसोर्स ही है ना ये इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसमें वाटर भी इन्वॉल्व होता है, फिर इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। और कितनी टीचर्स हैं जो कि क्लास में किसी बच्चे के साथ मिलकर, देखो टीचर्स, मैं आपको ये नहीं कहती कि आपने खुद कुर्सियां ठीक करनी है, ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपने बच्चों को दें। किसी को लाइन लीडर बनाएं, किसी को कॉपी कलेक्शन का इंचार्ज बनाएं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगी, है तो बड़ी फजूल सी, लेकिन मैंने ये काम अपनी स्कूल लाइफ में किया हुआ है। मेरी टीचर थी, ग्रेड 5-6 के बाद इंग्लिश की टीचर थी। वो टीचर ठीक थी, 4 तक जो टीचर थी मेरी इंग्लिश की, आई लव हर, और अब तक वो मुझे याद है। लेकिन 5-6 से ऑनवर्ड जो मेरी टीचर थी ना, उनके कॉन्सेप्ट में पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। होमवर्क भी मैंने किया होता था, लेकिन मैं उनको कॉपी नहीं देती थी चेक करने के लिए। जो कॉपी कलेक्टर था ना हमारी क्लास का, आई गेस 5 थी, अभी क्लास को थी, 6 में तो लैदा हो गए थे ना हम, तो उसको कह लें क्लास फेलो थे, हमारी क्लास में कोई ग्रुप नहीं होता था, तो उसको पता होता था कि मैंने कॉपी नहीं देनी। अब इसमें उसकी ग्रुप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरे साथ साथ उस बच्चे का भी फॉल्ट है और टीचर का भी फॉल्ट है। कैसे हुआ ये? अब हमारे स्कूल के जो ऑनर थे वो फॉरेनर्स थे। वो आए, उन्होंने आकर सब बच्चों की रीचेकिंग की, प्रिंसिपल की रीचेकिंग की। मेरी कॉपी कम से कम 2 महीने से अनचेक थी। उन्होंने प्रिंसिपल से लेकर टीचर से लेकर सबकी क्लास लगा दी, मैंने खुद देखा। ठीक है, मैम शकीला आई, आई स्टिल रिमेंबर, फॉरनर थी। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर खोला, बच्चा तो स्टेट पे आया हुआ है, टीचर के मैं रोज कॉपीज चेक करती हूँ ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें कहाँ कहाँ लैक हुई। मैं कॉपी क्यों नहीं देती थी, होमवर्क हुआ होता था, क्योंकि टीचर, एक मैं आपको बच्चे का बिहेवियर बता रही हूँ, वो टीचर ना कटी निब वाले पेन से, रेड पेन से यूँ निशान लगा देते थे नीचे, यूँ सर्कल लगा देते। सर्कल लगाएं अगर गलती है तो, लेकिन वो मेरी कॉपी बहुत बुरी लगती थी। मतलब मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन नीट इफेक्ट देती है। अब मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती थी। अब जो मेरा क्लास फेलो था उसके साथ मेरी कह लो कि एज अ क्लास फेलो हम सबकी बड़ी अच्छी थी, लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी, बड़े आराम से मुझसे कॉपी लेता ही नहीं होता था, उसको वजह पता थी। अब टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? टीचर की वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ऊपर अटेंडेंस पे लिखा होता है, आप लोग भी लिखते हैं ना, 20 बच्चे आए हैं, 20 आउट ऑफ 18 एंड हाँ प्रेजेंट। उसने कभी गिना ही नहीं कि ऊपर 18 लिखा हुआ था या 22 लिखा हुआ था, इतनी कॉपियाँ आई हैं कि नहीं आई। और उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था, जो कि कलेक्टर था, उसका काम था कि वो काउंट करता या टीचर को बताता। बात समझे हो? ये चीजें थी जो कि विदाउट बीइंग टोल्ड करने वाली थी। अब उसका आफ्टर इफेक्ट कितना बुरा निकला। खैर टीचर ने तो हमें मैट्रिक तक पढ़ाया, टीचर के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये एक ऐसा वाकया है जो अभी भी हम कभी स्कूल फेलोज बैठे तो हम सबको याद है। मैं अपनी स्कूल टीचर्स से, 2 टीचर्स से आज तक मिलती हूँ, हम उनको बाहर भी लेके जाती हूँ, उनके साथ प्लान भी करती हूँ, वो आज तक मेरे पे हंसती हैं कि अभी भी ऐसे करती हो। तो मैंने कहा नहीं, और साथ मुझे कहती है इसका मतलब है कि तुम्हें तो कोई बच्चा बेवकूफ़ नहीं बना सकता ना, कोई टीचर बना सकती, क्योंकि तुमने तो खुद ये काम किए हुए हैं। तो मैं कहती हूँ मुझे पता है, मैं बैग खुलवा के देखती हूँ, कॉपी निकालो क्योंकि मैंने खुद ये काम किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हाँ। अब मेरे पेरेंट्स का जो दौर था, मैंने 2000 में मैट्रिक किया था, लाइक 25 साल पहले मैट्रिक किया था। मैं आपको उससे पहले की बात बता रही हूँ, 95-96 की। उस ज़माने में पेरेंट्स फ़र्क होते थे। जब ये बात मेरे पेरेंट्स तक गई थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा था, लेकिन आज के दौर का पेरेंट्स शायद ऐसा ना करे। पेरेंटिंग में भी बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो कहेंगे जी कि टीचर का फॉल्ट है, लेकिन ये टीचर का फॉल्ट नहीं है, ना ये उसका फॉल्ट है क्लास फेलो का,
ये बेसिकली एक्चुअल फॉल्ट मेरा है कि एक तो मैंने कॉपी भी छुपाई, दूसरा मेरी इंटरपर्सनल हमेशा से अच्छी थी, कह लें कि मेरी पीआर हमेशा से अच्छी रही है, तो मैंने वो ताल्लुक भी अच्छा रखा हुआ था, तो मेरी बात लोग मान लेते थे, तो मैंने अपने स्किल को भी सही इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब मेरे घर वालों ने मेरी तबीयत सेट की और मुझे राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस बताया, तो मुझे पता चल गया कि मैंने गलत किया था। तो ये चीज़ भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों ने डेवलप करनी है। अपनी कॉपीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चेक करवाएं। अब इसका बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या नुकसान होगा जो कि मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरी माँ पढ़ाती थी, ठीक है। अब आपको क्या नुकसान होगा, आजकल मदर्स खुद नहीं पढ़ाती, ठीक है, टीचर्स भी बहुत ऑक्यूपाइड हैं। अब आपको क्या नुकसान होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ आपकी गलत है और आप गलत ही करते जा रहे हो। फिर जाकर आप वो पेपर में गलत लिखोगे। और जिस ज़माने में मैं थी, उस ज़माने में तो बोर्ड का पेपर इकट्ठा होता था और इतने मार्क्स का कोई मसला भी नहीं होता था। आपकी फर्स्ट डिवीज़न आ गई, 70% मार्क्स आ गए, 850 में से मेरे ख्याल में कोई अगर 500 बच्चा बोर्ड में अपीयर हुआ, लेट सपोज, तो कोई एक होता था जो 700 टापता था, और वो भी 701 या 702 850 में से। अब तो आई गेस 1100 टोटल है, 1200 टोटल है, और हर बच्चे को देखो वो 1198 1195 ले रहा होता है, ठीक है। तो अब आपके लिए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन मुश्किल हो चुका हुआ है। तो आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो भी काम करते हैं, कोई साइंस का टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो टीचर से क्लियर करें। टीचर 40 बच्चों को, 50 बच्चों को, 20 बच्चों को, जितने भी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, उनको लेके चल रहा होता है। ही और शी इज़ अ ह्यूमन। हो सकता है किसी दिन उसका अपने माइंड में कोई ऐसी चीज़ चल रही हो कि उसकी नज़र से कोई एक चीज़ निकल जाए। इंसान है ना, उसके घर में प्रॉब्लम्स भी होंगी, खुशी गमी भी होगी, उसका अपना भी कोई इशू हो सकता है इमोशनल, ठीक है। हो सकता है किसी एक दिन उसके ज़हन से निकल जाए, तो इट डजेंट मीन कि टीचर उस दिन जो है वो आपका विजिलेंट नहीं है, इंसान है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपनी होमवर्क, अपनी कॉपीज, अपनी चीज़ें चेक करवाएं। इवन योर यूनिफॉर्म, कितने लोग हैं जी टीचर्स आपकी क्लास में जो कि आपके चेक किए बगैर यूनिफॉर्म में डंडी मारते हैं? टीचर्स बताएं। काफ़ी है। क्यों? देखो, आपका यूनिफॉर्म या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। कितने बच्चे हैं इस क्लास में जो अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस करते हैं? अगेन बहुत कम। बाकियों का यूनिफॉर्म कौन प्रेस करता है? फादर एंड मदर। वाई? आपकी एज कितनी है? 11। 11 years? When I was 11 years old, ठीक है, मैंने और मेरी बहन ने, मैं 6th क्लास में थी, मैंने और मेरी बहन ने ये ड्यूटी लगाई हुई थी, क्योंकि हमारे पेरेंट सख्त नहीं थे। हम शायद किसी दोस्त से वो बात शेयर ना कर सकें जो बचपन से अपने पेरेंट्स से करते आ रहे हैं, लेकिन 6th क्लास से मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैंने अपना और अपनी बहन का यूनिफॉर्म प्रिपेयर करना है, रात के लिए धोना वगैरह सब वो मेड करती थी हमेशा से, इस्त्री मैंने करना है। अगर नहीं किया, मेड है हमारे घर में, फुल टाइम लड़की भी होती थी, तो उससे करवाना भी है। और दूसरी ने शूज़ पॉलिश करने होते थे, और फिर हम हर हफ्ते ये टास्क हमारा चेंज होता था। मेरे ज़िम्मे शूज़ आते थे, उसके ज़िम्मे कपड़े आते थे। ये ध्यान रखना कि 2 यूनिफॉर्म है, वो धोने के लिए धुल गया है कि नहीं धुल गया, हमारी मदर करती थी, लेकिन साथ साथ ये उनका आज तक घर के ताले मैं लगाती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे दी गई थी, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैंने लगाने हैं, ये बचपन से डाली जाएगी। वाई मदर एंड फादर? आप 11 years old हैं, आप 10 years old हैं, आपको मोबाइल चलाना आता है? यस। बहुत अच्छा आता होगा। मेरा नेफ्यू है, ही इज़ टर्निंग ऑलमोस्ट 4 in few months। वो खाना खुद से नहीं खाता अभी तक ना, उसके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हैं, बना के खिलाएं। मोबाइल पे ऐसे उसकी उंगलियां चलती हैं। एक दिन मैंने उसकी माँ को कहा, मैंने कहा
ये अगर ये सब कुछ कर सकता है, ये पेंसिल पकड़ सकता है, इसे खाना खुद क्यों नहीं खाया जाता? मैंने कहा आज तुमने इसको खाना नहीं खिलाना। उसने कहा नहीं खाएगा नहीं खाएगा नहीं खाएगा। मैं कहा खाएगा। उसने कहा जी मुझे नूडल्स खानी है। उसको जी नूडल्स उसकी बनी हुई थी। मैंने उसको सिर्फ एक स्टंट दिया। मैंने कहा इतने बिग हो गए हो, स्कूल जाना है। जो बच्चे खुद खाना नहीं खाते ना, तो ना कोई टीचर उनको खाना खिलाती है, ना स्कूल वाले उनको कहते हैं कि स्कूल के अंदर आना है। वही शक्ल देखता रहा। मैंने कहा टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, उसको ख़त्म करो। 10 मिनट में उसने जितना उसको खाना दिया था उसने मुझे ख़त्म करके दिखाया। सिर्फ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है। और अभी ये जो आप लोगों ने कपड़े पहने हुए, किसने प्रेस करके दिए आप लोगों को? क्यों? कौन सी क्लास में है? 5 क्लास का बच्चा। प्राइमरी क्लास का एंड हो रहा है, प्राइमरी एंड हो रही है आपकी। यू आर नॉट अ किड नाउ। इस्लाम के मुताबिक, अर्ली ईयर्स फाउंडेशन स्टेज के मुताबिक 7 साल के बाद अर्ली ईयर्स की लाइफ खत्म हो जाती है। 7 साल के बाद आप अर्ली ईयर्स में नहीं है, आप प्री टीनेज में आ गए हैं। और जी आप में से किस किस कपड़े किसने प्रेस किए? गर्ल्स सिर्फ 3 लड़कियां, 4 बाकियों के किसने किए? हाँ, बाकियों के किसने किए? असल में तो मुझे आप लोगों की अम्मियों को से बात करने की ज़रूरत है कि इनका काम करना छोड़ दें सबका। नेक्स्ट टाइम अपनी अम्मियों को भी लेकर आना है। मैंने अपने कपड़े खुद प्रेस किए, रात को करके रख लेते हैं, सुबह लाइट ना हो कुछ ना हो टेंशन ही नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने ये काम खुद करने की आदत डालेंगे, नंबर 1 आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, नंबर 2 आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। टाइम मैनेजमेंट आपको ये इस चीज़ से हैसल नहीं देगी कि सुबह लाइट ना हो, कुछ इमरजेंसी हो जाए। आप अगर लेट भी उठे हैं, आज मैं अपने टाइम से पूरा 1 घंटा लेट उठी हूँ, लेकिन उठी हूँ मैंने टाइम देखा है तो मैंने कहा ओहो, तो सिर्फ 20 मिनट रह गए। तो फिर मुझे एकदम ख्याल आया है कि मैंने तो सारे काम रात को कर लिए थे। तो दिस इज कॉल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रेजिलेंस। रेजिलेंस की एक एग्जाम्पल, आपने महमूद गजनवी का वाक़या सुना हुआ है? 9th-10th के स्टूडेंट्स, महमूद गजनवी कौन थे? किंग थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान फतह करने के लिए हिंदुस्तान पर कितने हमले किए थे? 17 हमले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8, 9, 10 से ही शुरू हो जाता है मुताला पाकिस्तान में। 17 हमले किए थे। चाहते क्यों किए थे 17 हमले? 17वां हमला कामयाब हुआ था और सोमनाथ का मंदिर टूटा था, वो बुत तोड़े थे उन्होंने। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेजिलेंस। नाकाम भी हुए थे 16 हमलों में, लेकिन अगर वो गिव अप कर देते कि आई कैन नॉट डू डैट, तो हिंदुस्तान पर कभी गजनवी हुकूमत आती ना, वो मुसलमानों की हुकूमत ना आती। तो दिस इज कॉल्ड रेजिलेंस के नंबर 1, अगर तो कोई टास्क, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उस डिफ़िकल्ट टास्क को भी हमने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना है और करनी है। नंबर 2, अगर हम फेल हो जाते हैं तो गिव अप नहीं करना, दोबारा उसको ट्राई करना है। मोबाइल गेम्स खेलते हो? हाँ, बड़ी खेलते होगे। जब एक लेवल नहीं जीत पाते, कितनी बार खेलते हो उसको? जब तक वो लेवल क्लियर ना हो जाए। हाँ, तो अगर पढ़ा नहीं जा रहा, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, उसमें अगर नहीं वो टेस्ट याद हो रहा तो उसको बार बार याद क्यों नहीं करते? बताओ। गेम में तो बड़ी बार बार चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि स्टेज 20 पे ये चैलेंज है, स्टेज 41 पे ये चैलेंज है, मुझे ये मिलेगा। स्कूल में ये चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट होता? क्यों नहीं होता? क्यों? इसका मतलब है रेजिलेंस आपके अंदर है। वो गेम बार बार आप लोग हारते हैं तो उस पर आप गिव अप नहीं करते। हमारी स्ट्रीक ख़त्म हो जाएगी, हमारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे, हमने जीतनी है, इसीलिए खेलते हो ना।
तो आप लोग अपने टेस्ट के लिए ऐसे क्यों नहीं करते? कोई साइंस का टेस्ट है या कोई भी आप लोग, अच्छा मुझे कौन बताएगा आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो? किस में वीक हो? मैथ में। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती किसी सब्जेक्ट में वीक होना, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में 100% हो। तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट में वीक हैं। मैथ में अगर आप वीक हैं या किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं, तो वीक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम मेंटली जो हैं वो केपेबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक होते हो तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों उस पॉइंट को नोट करें कि इसमें बच्चे को एक्स्ट्रा फोकस और अटेंशन की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा फोकस एंड एक्स्ट्रा अटेंशन। और उसका सबसे बड़ा असूल ये होता है कि हमें डिस्ट्रैक्शन को हटा के वो काम करना होता है। वो डिस्ट्रैक्शन छोटी सी ये भी हो सकती है कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आपने अपने आप को, अपने माइंड को फोकस्ड रखना है कि मैंने बाहर नहीं देखना, मैंने इर्द गिर्द के बच्चों को नहीं क्या देखना। अगर टीचर पढ़ा रहा है मैथ बोर्ड पे तो मैंने सिर्फ बोर्ड पे नज़र रखनी है। जो चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये क्या हुआ है, मैंने वहीं रुकना है, पूछना है। फोकस और अटेंशन का सिर्फ एक ही कुलिया है जो कि मैंने तजर्बे से बच्चों पे अप्लाई करके भी देखा है। नंबर 1, एक तो आसान लफ्ज़ों में उनको चीज़ बताई जाए। टीचर समटाइम्स या कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ शायद फैंसी वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जिससे हमारा सुनने वाला या कोई बच्चा घबरा जाता है। एक तो ज़बान आसान रखें, दूसरा बच्चा ये करे कि वो डिस्ट्रैक्शन हटा दे। इर्द गिर्द दोस्त ने क्या किया है, पेंसिल उसने मारी है, उसने कोनी मारी है, उस चीज़ को देखते। सिर्फ वो बच्चा दिमागी तौर पे वीक नहीं है, इसका मतलब है कि उस एक चीज़ में उसको फोकस की या अटेंशन की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। इसको आप जब गेम में गिव अप नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपके अंदर रेजिलेंस है। अब आपने ये अपने अंदर लेके आनी है रेजिलेंस कि मैंने अपना फोकस मेंटेन रखना है। अगर मुझे समझ ये सवाल मेरे से गलत हुआ है, मैंने टीचर के पास टीचर के फ्री पीरियड में जाना है। टीचर का फ्री पीरियड होता है, कोई एक तो होता होगा। टीचर के पास दूसरे टीचर से पूछ के या ब्रेक में मैंने जाना है। अब अपनी ब्रेक हम क्या कर, देखो जब भी हमें कोई चीज़ अचीव करनी होती है ना तो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर आप लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे कि मेरी ब्रेक है, मैंने तो ब्रेक में खेलना है, कैंटीन पे जाना है, तो फिर टीचर के पास तो टाइम नहीं है ना कि वो जब उसका पीरियड हो रहा है वो पीरियड छोड़ के आपको टाइम दे। और ना दूसरा टीचर, मे बी आप वो टीचर जिसके पास आपने जाना है वो तीसरे पीरियड में फ्री है और उस वक्त आपका उस उर्दू का पीरियड हो रहा है, तो उर्दू की टीचर भी आपको जाने नहीं देंगे, क्लास छोड़ के जाने देंगे वो नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें या तो सुबह जल्दी आना है उस टीचर से टाइम लेने के लिए, या हमें अपनी ब्रेक को कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, या हमने उस दिन देर से जाना है। टीचर भी तो देर तक रुकते हैं ना। देखो कभी भी कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा चल के कुएं के पास आता है। अगर मैं महमूद गजनवी की भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, तो महमूद गजनवी का भी 17वां हमला कामयाब इसलिए हुआ था कि उनको एक ख्वाब आया था। उस ख्वाब में उनको कहा गया था कि उठो और जाओ उधर जिस खेमे में लाइट जल रही है और उस खेमे वाले शख्स को अपने साथ लेके जाओ। वो उस वक़्त के जो शख्स थे वो उस वक्त के वलीउल्लाह थे और वो ख्वाब उनको भी आ गया हुआ था कि अभी वो बंदा आएगा और वो तैयार हो बैठे हुए थे। लेकिन ये नहीं कहा गया था कि तुम जाओ और उसको लेके जाओ, क्योंकि हम ज़रूरत किसको थी? मैं। तो इसी तरीके से उस्ताद की ज़रूरत हमें है। आपके पास तो 3-4 टीचर हैं, 6 टीचर हैं, 7 टीचर हैं, जितने आपके सब्जेक्ट हैं एक वक्त में, लेकिन उस टीचर के पास अगर वो 7 क्लासेस पढ़ा रहा है और एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो उसके पास एक वक्त में 140 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा काम है, हमें ज़रूरत है। वो टीचर खुद पढ़ चुका है, अपनी ग्रेड ले चुका है, टीचर बन चुका हुआ है, तो हमें ज़रूरत है उसकी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंफर्ट जोन से अब निकलना हमें भी है। नाउ विजन,
अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आने वाले वक्त को देखते हुए उसको बेहतर बनाने के लिए पहले से कोशिश करना। 10th के नंबर के लिए अगर आपने कोई टारगेट रखा हुआ है, 1200 में से मैंने 1000 नंबर लेने, मैंने 1100 लेने, कुछ तो होगा ना, कोई टारगेट रखा हुआ है अपना। उस टारगेट को जब आपने देख लिया, वो टारगेट आपने क्यों रखा हुआ है? किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, इसीलिए रखा होगा ना, कोई फ्यूचर की आपकी प्लानिंग होगी। तो बेसिकली उस प्लानिंग को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपनी लाइफ में जो तब्दीली लेकर आते हैं, जो आप चेंजेस करते हैं या जो आप स्टेप्स लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर विजन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में अगर इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, या जॉब के लिए जब आप जाते हैं इंटरव्यू होते हैं, तो वो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years। वो आपका विजन देखना चाहते हैं लाइफ के लिए। क्यों देखते हैं वो आपका विजन लाइफ के लिए? बिकॉज ये शो करती है उस पोजीशन के लिए आपकी लीडरशिप, उस पोजीशन के लिए आपकी बेसिकली ये क्वालिटी कि आप कितना सिंसियर, कितना सीरियस अपने काम को लेंगे। जब मैंने अपने लिए कोई विजन ही सेट नहीं किया हुआ, कर लेंगे जो करना है, कर लूँगी, देखा जाएगा, जहाँ एडमिशन मिला ले लूँगी। तो क्या मेरा गोल होगा लाइफ में? क्या ऐसे बंदे को कोई कॉलेज, कोई चीज़ एडमिशन देगी? लाइफ में नहीं मिलेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें टीन एज से आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। नाउ आई एम गिविंग यू 1 complete minute, और मैंने ये आंसर सबसे लेने हैं। 5 साल बाद अपने आप को फौज में क्या देखते हैं? अभी आप कौन सी क्लास में हैं? प्री 9th में। किस पोजीशन पे 5 साल बाद? एज अ कैप्टन, एज अ कैडेट, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन किस तरह जाएंगे? 5 साल बाद आप मेरे ख्याल में 3rd year 4th year में होंगे। तो एज अ कैप्टन भी जा सकते हैं। वेरी गुड। एटलीस्ट उसके लिए क्या प्लानिंग की हुई है आपने? अभी ये सोचा है, लेकिन क्या प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए? क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है फौज में जाने के लिए? मेहनत तो करनी है, नंबर तो लेने हैं, उसके अलावा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, डिसिप्लिन। क्योंकि ज़्यादातर लोग सिलेक्शन के बाद भाग के इसलिए आते हैं। तो आपने किस चीज़ पे काम करना है अगले 5 साल अदर देन पढ़ाई? डिसिप्लिन। गो, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट। ग्रे। 5 साल बाद अभी मैं डिप्लोमा, ऐसे नहीं खड़े होते कभी भी, ये शो करता है कि हम नर्वस हैं, हम डिफेंसिव हैं। जी, अभी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। डिप्लोमा करने के बाद फिर मैं बाहर जाने का इरादा है। किस मुल्क में, किस लिए? सोच अभी किस चीज़ का डिप्लोमा कर रहे हैं? अभी इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिक की कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए अभी से आप क्या करेंगे? अभी तो सिर्फ डिप्लोमा करूँगा। डिप्लोमा स्किल सीखेंगे। इसके ठीक है, आ जाओ भाई मैं 5 साल सामने, मुझे नहीं देखना। मैं 5 साल बाद आर्मी में जाना चाहता हूँ। क्या करोगे आर्मी में जाने के लिए? मैं काका से सबसे पहले तो अपने बाल काटना। आर्मी में ये बाल नहीं चलने। और क्या चीज़ अपनी लाइफ में चेंज लेके आओगे? डिसिप्लिन, और ये तो मैंने बताया था। आर्मी ऑफिसर्स की क्या चीज़ सबसे अच्छी होती है डिसिप्लिन के बाद? एक स्किल बड़ा अच्छा होता है उनमें, कम्युनिकेशन। चाहे वो रिटन है, चाहे वो ओरल है। और स्ट्रॉन्गनेस। ठीक हो गया। आ जाओ ऑरेंज, आप आ जाओ जी। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? सामने देखें सबको। कहाँ 5 साल बाद आप क्या करना चाहती हैं? क्या अभी तो सोचे ना, 1 मिनट पूरा दिया था मैंने आपको। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? प्री 9th में। किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपका? इस्लामियात में। क्या आप इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहती हैं?
सामने बताएं, बताएं पूरा जुमला बोल के कि 5 साल बाद मैं ये करना चाहती हूँ, या मैं किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या एमफिल करने के बाद ये करना चाहती हूँ। पूरा जुमला बताएं। इनको कौन पढ़ाता है? आप में से कोई पढ़ाता है इनको? मिस आप पढ़ाती हैं? अच्छा, आप इनका नाम नोट कर लें। इनके साथ आपने सबसे ज़्यादा आज से ही काम करना है कॉन्फिडेंस पे। जो एक्सरसाइज मैंने बताई है मिरर वाली, ये आपने इनसे कम से कम 3 वीक्स डेली वीडियो मंगवानी है। 3 वीक्स। और टॉपिक आप इनको दिया करेंगी, टॉपिक पे ये आपको बताया बोला करेंगी 2 मिनट्स 1 मिनट्स से स्टार्ट करते हुए, और फिर इनको फीडबैक दिया करें। इनका ये नाम लिख लें, ये मस्ट है और ये ज़रूर आपने करना है। अच्छा जी, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि लीडरशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका एक्शन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने किसी सामने बोलना है, किसी की मदद करनी है, किसी का कोई काम करना है, कोई रिस्पॉन्सिबल अपने आप को शो करना है, कोई नई चीज़ का इनिशिएटिव लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप में ये 5 ट्रेड्स हों। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आप में से किस किस में कौन कौन सी ट्रेड है, किसको लगता है कि उसमें कॉन्फिडेंस है। अभी सामने बुलाती हूँ, अभी अगला टास्क मैं आपको बुलाऊंगी। बस किसको लगता है कि उसमें एम्पैथी है? सिर्फ टीचर्स को और एक बच्चे को लगता है। किसको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है? ये तो मेरे ख्याल में कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर सकता, सिर्फ वो खड़ा कर सकता है जो अपने यूनिफॉर्म को इस्त्री करता है, अपने कपड़े को इस्त्री करता है। बस हाँ, नहीं, एक बेसिक एग्जांपल मैंने बताई है कपड़े इस्त्री करने की, जो सबसे छोटी एग्जांपल है। अगर वो नहीं कर सकता तो मेरा नहीं ख्याल। किसमें रेजिलेंस है? जस्ट 2-3 people. Now, and who has a vision for life? आपका क्या विजन है आफ्टर 5 years? मैं कंप्यूटर कोर्स करूँगी और विच? कंप्यूटर के तो बहुत कोर्सेज हैं, कौन से वाला? बैंक ऑफिसर। बैंक ऑफिसर बनेगी तो कौन सा कंप्यूटर कोर्स करेंगी? विजन क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक, नॉट जर्नल। पूछने का मकसद ये था कि जर्नल नहीं रहना, स्पेसिफिक। आपने बैंक ऑफिसर बनना है तो विच कोर्स? एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, डाटा एनालिटिक्स, कौन सा कोर्स? क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वो वाला वो हैं तो वो भी कंप्यूटर कोर्सेज ना, लेकिन स्पेसिफिक होकर आपने चलना है। तो बेसिकली लीडरशिप की ट्रेड्स के बारे में हमने बात कर ली कि कौन कौन सी होती हैं और हम में से कौन कौन सी हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर प्लानिंग नहीं है तो आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है। वॉरेन बफे ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यानी कि अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए हैं, इट्स मीन यू प्लान टू फेल। यानी कि आपने ये प्लान कर लिया है कि मैंने ज़िंदगी में अब फेल ही होना है। तो किसी भी काम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि थोड़ी सी प्री प्लानिंग करना। मैम, रिटन फॉर्म में प्लानिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका अगर ह्यूमन साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है? ह्यूमन साइकोलॉजी से इसका ताल्लुक़ ये है कि हमारी इंटेलिजेंस के लेवल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर, हम मल्टीपल इंटेलिजेंस पे खड़े हैं, एंड येस वी ऑल आर। हम में से कोई लैंग्वेज लर्नर है, कोई लॉजिक में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, डिफरेंट है। किसी को बायो पसंद होगी, साइंस में भी। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर इंसान में कॉमन है। नंबर 1 विजुअल लर्निंग, देख के सीखते हैं। नंबर 2 स्पेशल लर्निंग, उस जगह पे जाके सीखते हैं। एंड नंबर 3 इज़ काइनेस्टिक लर्निंग, यानी कि हाथ से वो चीज़ गुजरे, या प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग करके देखें। अब फिज़िकल जब आप प्लानिंग लिख के करते हो तो वो आपकी लर्निंग बाय डूइंग के अंदर आती है, बिकॉज वो आप उसको कागज़ पे अपने हाथ से उतारते हो। अब वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ आपके जब हाथ से गुजर जाती है, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पड़ी रहती है। लेकिन जब हमने सिर्फ मेंटली उसको दिमाग में रखा होता है कि मैं करूँगा, तो वो स्किप ऑफ द माइंड भी हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो ये रोल होता है हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक, और प्रैक्टिकली भी आप करके देखो तो स्कूल में भी हमें सिर्फ हमेशा ये कहा जाता था कि लिख के याद करो, लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता था। वो लिखने से ये होता था
कि वो चीज़ हाथ से निकल, या तो प्रैक्टिकल करो उसका, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है स्कूल के पास या किसी भी वजह से प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, उस जगह पे नहीं जा सकते, हमारे ज़माने में यूट्यूब नहीं थी, तो अब एक इसका हल ये भी है कि अगर आपने लिखना नहीं है तो पढ़ने बच्चों के लिए वो यूट्यूब से कर सकते हैं। ये 3 वो टेक्निक्स हैं जो दुनिया के हर इंसान में लर्निंग को 80% तक, लर्निंग का मतलब याद करना नहीं होता, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। एक्चुअली लर्न वर्ब है जिसका मतलब है सीखना, इसको याद करना नहीं होता, याद करना इज मेमोराइज। तो बेसिकली लर्निंग को 80% तक लेके जाने के लिए ये 3 टूल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। अच्छा, अब बैलेंस लाइफ में लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस कब होती है? जब हमने काम प्लान नहीं किया होता। मेरा आज सेशन था, मैं अगर रात को मॉल चली जाती और मैंने आखिरी दिन पे काम रखा होता और मैं मॉल चली जाती, रात को 11 बजे आती, क्या मैं सेशन, मुझे स्ट्रेस होना था? अब मैं कब आऊँगी, मैं कब काम करूँगी? सुबह 10 बजे मेरा सेशन है, ऐसे ही है। तो स्ट्रेस से हमने बचना है। एक टिप दूंगी कि काम लीडर पुरसुकून, देखो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपकी प्लानिंग के मुताबिक हो। समटाइम्स आपने कोई काम किया है, वो आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन आपका रिएक्शन जो होता है ना, वो चीज़ को कंट्रोल करता है। अब अगर रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता तो आप लोग, पंचर तो हो गया था, अब उसको खोलने में और लगने में 30 मिनट्स तो मस्ट होने लगने थे, ऐसे ही था। इसका मतलब है कि 30 मिनट्स तो आपने लेट होना ही होना है, दिस इज कंफर्म। लेकिन अगर जो आपकी ट्रिप को प्लान कर रहा था वो पैनिक हो जाता, शाउट करना शुरू कर देता, कंफ्यूज हो जाता, तो क्या आप जल्दी पहुंच सकते थे? नो। बल्कि जो बाकी का आपका सफ़र था 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का, वो भी बुरा गुजरता। तो बेसिकली इट्स मीन जो होना था वो तो होना ही है। नाउ योर रिएक्शन इज स्टिल 90%, उसको कंट्रोल कर लोगे, काम रहोगे, तो दूसरे लोग भी काम रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। क्लियर हो गया? ये चीज़ पहले टिप। दूसरा काम आपने क्या करना है, ओवरलोड नहीं अपने आप को करना। अब जैसे आई एम अ बुक ऑथर टू, मेरे पास 31 बुक्स मेरी मार्केट में है, करिकुलम की बुक्स मैं लिखती हूँ। मुझे रिसेंटली एक कंपनी ने अप्रोच किया है फॉर देयर ग्रामर बुक्स। अभी मेरी ग्रामर की बुक्स 9-10 की जो नई ग्रामर आपकी बोर्ड में भी लगनी है, पंजाब में भी, फेडरल में भी, वो प्रिंट हो गई है। हमना, ठीक, वो प्रिंट होने चली गई हुई है। अब कश्मीर, फेडरल, पंजाब, इंग्लिश ग्रामर मेरी लगनी है, मतलब उससे पहले भी लगी हुई है। तो ग्रामर के लिए मुझे कंपनी ने एक अप्रोच किया। पैसे आते किसको बुरे लगते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं लिख सकती। जो डेडलाइन मुझे वो दे रहे हैं कि जुलाई के एंड तक ये काम कंप्लीट करना है ताकि नवंबर में किताब डिज़ाइन होकर मार्केट में आए। मैं जुलाई के एंड तक काम नहीं कर सकती 5 किताबों पे, इवन 1 भी मैं जुलाई के मिड तक कंप्लीट नहीं कर सकती। मैं अपने आप को अगर ओवरलोड करूँगी तो नुकसान क्या होगा, क्वालिटी गिरेगी, नंबर 1। तो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ लीडर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी काम की क्वालिटी रहे, ओवरलोड नहीं करना। ओवरलोड का मतलब होता है कैपेसिटी के मुताबिक। अंडरलोड भी नहीं रहना कि मैं 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। भाई 6 पढ़ सकते हो, 7 पढ़ सकते हो, 9वें 10वें पे नहीं जाना। या तो अपनी कोई एक्टिविटी, अपना स्क्रीन टाइम, अपना स्क्रोलिंग टाइम कम करो, फ़ोन को साइलेंट पे लगाओ और फिर अगला काम उठाओ। अगर आप अपने आप को ओवरलोड करोगे तो फिर आपका जो टास्क होगा वो टाइम पे परफॉर्म नहीं होगा। नंबर 1, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बात आएगी कि ये बंदा तो टाइम पे काम नहीं करता। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट प्रूव हो जाएगी कि ज़ीरो है। तो अच्छी टिप ये है कि कभी भी अच्छा लीडर ये नहीं कहता कि आई कैन डू एनीथिंग। उसको अपने स्किल का पता होता है,
वो अपने स्किल के मुताबिक, अपने स्केड्यूल के मुताबिक वाइजली चूज करता है। ठीक है, ये काम करना है। सिर्फ आजकल बच्चे क्या करते हैं, मैं देखती हूँ, मुझे रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने अप्रोच किया फॉर देयर फाइनल प्रोजेक्ट, कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, बीएस कंप्यूटर साइंस के वो स्टूडेंट थे, मंडे को, जो कमिंग मंडे है उसकी डेडलाइन है, ये हमारा बजट है, आप हमें बना के दे दें या बनवा के दे दें। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज पुअर स्किल। नंबर 1, वाइसली चूज करें। अब हम नहीं बना सकते भाई, कभी भी फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 6 हफ्ते में नहीं मिलता, वो पूरे सेमेस्टर में आपका चलता है। 6 महीने का सेमेस्टर है ना, तो पहले दिन से पता होता है कि एंड में हमने ये करना है। अगर आपने उसको वाइजली प्लान किया हो तो आप उसको टाइम पे लेके चलोगे। तो इसी तरीके से जब आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं, स्कूल वाले देते होंगे, ये कल देनी है, ये परसों देनी है, तो आपने उसको आखिरी टाइम पे नहीं रखना। ठीक है, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना, अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना, आपने प्रॉपर उसको टाइमली प्लान करना है। नाउ जब हम बात करते हैं ये पुअर प्लानिंग हमेशा कियोस क्रिएट करती है। कियोस, CHAOS, क्या मतलब होगा इसका? अफरा तफरी, दगड़ बगड़। पुअर प्लानिंग हमेशा, एग्जाम्पल, एक पौधा लेकर आए हैं आप, पौधा घर में होंगे ना आप लोगों के, कोई गमले में, किसी चीज़ में, कभी ऐसी मिट्टी में पौधा लगाते हैं जो मिट्टी बंजर हो, बैरन हो? प्लानिंग कर, अच्छा, और डायरेक्ट जाके पौधा तो नहीं लगा देते ना, पहले क्या करते हैं, उसको, मिट्टी को नरम करते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई आप गोडी वगैरह करते हो, कोई फर्टिलाइज़र डालते हो, पानी देते हो, उसको नरम करते हो, फिर पौधा लगाते हो ना। ये भी तो एग्जांपल है प्री प्लानिंग की। प्री प्लानिंग जब तक होगी तब तक चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन रहेंगी। प्री प्लानिंग नहीं करोगे, पुअर प्लानिंग पे जाओगे तो अफरा तफरी क्रिएट होगी, टारगेट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो लाइफ बैलेंस करने के लिए या लीडरशिप लाने के लिए बैलेंस करना लाइफ को बहुत ज़रूरी है। बैलेंस करने का पहला तरीका स्ट्रेस से अवॉइड करना है। बैलेंस करने का दूसरा तरीका ओवरलोड नहीं करना। बैलेंस करने का तीसरा तरीका टाइम को मैनेज करना है। बैलेंस करने का चौथी टेक्निक क्या है, आपने प्लानिंग करनी है। नाउ व्हाट आर दोस 4 पॉइंट्स? नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट, नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 3 ओवरलोड नहीं करना, एंड नंबर 4 इज योर बैलेंस। तो हो गया प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवरलोड नहीं करना, एंड योर प्लानिंग। 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे जी। तो एक अच्छे लीडर के अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस लीडर बने, तो बैलेंस लीडर बनने के लिए ये 4 स्किल अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। अपना टाइम टेबल बनाएं, ओवरलोड ना करें, प्लानिंग करें। ये आपको फोकस देगा लाइफ में, ये आपको गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा, ये आपकी प्रॉब्लम सेव करेगा और सॉल्व करेगा, और आप देखोगे कि आप में सब्र बर्दाश्त भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बर्दाश्त करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीडरशिप अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए बैलेंस करना मोर इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम बात करेंगे ग्रुप प्रोजेक्ट की। अब ये छोटी छोटी एक एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिए हैं कि ये लाइफ बैलेंस कैसे हो सकती है। पहले एग्जांपल मैंने लिए, एक बच्ची है आमना, वो बेसिकली साइंस की एक ग्रुप प्रोजेक्ट, आपको मिलते होंगे साइंस एग्जीबिशंस वगैरह आप करवाते होंगे, उसको एक स्कूल के जो साइंस एग्जीबिशन के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट मिला, और आमना के पास बहुत सारे काम है करने के लिए। ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना, अ लॉट ऑन हर प्लेट, ये एक ईडियम होता है। इसका मतलब होता है कि देयर आर सो मेनी टास्क जो साथ साथ चल रहे हैं। उसने अपने होमवर्क भी करने हैं, उसने कोई फुटबॉल, बास्केटबॉल या कोई भी बेकिंग क्लासेस कुछ वो भी ली हुई हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उसकी फैमिली में कोई शादी भी आ रही है या कोई सालगिरह भी आ रही है, कोई इवेंट भी आ रहा है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो वो क्या करे, उसको समझ नहीं आ रही। प्रोजेक्ट को वो लीड भी कर रही है और इतने ज़्यादा काम भी हैं, घर के भी हैं। ऐसे एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हम सबके साथ चलती है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, वो एक वीकली प्लान बनाए।
जिसमें वो बीइंग अ लीडर, क्योंकि ग्रुप को लीड वो कर रही है, चीज़ों को बैलेंस करे। क्लास में जो भी उसके मेंबर हैं, 3 हैं 4 हैं, उनको फेयरली टास्क दे। कैसे टास्क दे? अब मुझे पता है सर जो है ना वो प्रेजेंट करने में बड़े अच्छे हैं, मैं सर को कहूँगी कि फाइनल प्रेजेंटेशन आपने तैयार करनी है। मुझे ही पता है कि साइंस का मॉडल बनाने में ये जो सर हैं इनको बड़ी अच्छी जो है ना वो फिज़िक्स आती है, तो मैं कहूँगी कि मॉडल आप बना लें। ये 2 बंदे मुझे पता है बहुत अच्छे टीम लीडर हैं, ये इनको ये दे दूँगी। और मैं चीज़ें अरेंज करने में बहुत अच्छी हूँ, मैं चीज़ें सबको ला के मैं दे दूँगी मिल के, और फिर मिल बैठकर हम इस काम को करेंगे। इस तरीके ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये कहलाती है बेसिकली लीडरशिप की क्वालिटी, डेलीगेशन। लीडर को पता होता है कौन किस काम में अच्छा है। अगर सर प्रेजेंटेशन में अच्छे हैं और मैं सर को प्रेजेंटेशन छोड़ के कहती हूँ आप मॉडल बनाएं और उनको कहती हूँ कि आप प्रेजेंटेशन दें, तो मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। बीइंग अ लीडर मैंने देखना है कौन सा काम मैंने किसको देना है। अब इससे क्या होगा? प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, सब लोग इक्वली काम करेंगे, सब लोग मोटिवेटेड रहेंगे, किसी को ये नहीं लगेगा कि मुझे निगलेक्ट किया है, किसी को ये नहीं लगेगा कि मुझे ओवरबर्डनाइज किया है। यही 2 झगड़े होते हैं बच्चों में। देन पीयर मेडिएटर, हाँ ये बड़े मज़े की एग्जांपल है, एम्पैथी को शो करती है। क्लास के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बात करना छोड़ दी हुई है, ठीक है। अब आपका क्या काम है बीइंग अ लीडर? आपका काम ये है कि आपने दोनों की साइड की बात सुननी है और सुलह करवानी, दोनों से विदाउट, मैंने कहा था लीडर की पहली क्वालिटी होती है वो जजमेंटल नहीं होता, विदाउट बीइंग जज नहीं बनना कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है। आपका उस वक्त किरदार ये है कि आपने सुलह करवानी है। हज़रत अली की एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसलिए दूंगी कि हज़रत अली के पास ज़्यादातर लोग आते थे जो आपस में झगड़ के आते थे और वो सुलह करवाया करते थे। नबी पाक के पास भी आते थे, लेकिन नबी पाक के बाद ये सबसे ज़्यादा काम हज़रत अली के पास आता था। हज़रत अली की अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, उनकी लाइफ की कोटेशंस पढ़ें, तो मैं हमेशा अगर नॉलेज में बात करूँ ना, तो मुझे हज़रत अली के नॉलेज पे 100% कह लेना कि मुझे जो चीज़ें उनकी मैंने प्रैक्टिकल भी देखी हैं, उनकी कोट्स को तजर्बा करके, कि वो 100% ऑथेंटिक होती हैं, उनके अकवाले ज़री। और बहुत सारे लोगों के हम पढ़ते हैं, शेक्सपियर के पढ़ते हैं, वासिफ़ अली वासिफ़ के पढ़ते हैं, लेकिन एक हज़रत अली के हैं जो कि 100% मैंने अपनी लाइफ के तजर्बों से देखे हैं। तो उसमें वो लोग उनके पास जब सुलह करवाने आते थे ना, तो वो फैसला जब करते थे तो वो फैसला जजमेंटल होके नहीं करते थे। अगर उनके लिए सुलह का मकसद होता था तो वो दोनों पार्टी की सुनते थे। उस वक्त उसको नहीं कहते थे कि आप राइट हैं आप रॉन्ग हैं। सुलह करवाने के बाद जो असल चीज़ होती थी उस मुद्दे पे आते थे। तो आपने जजमेंटल नहीं होना, आपने सुलह करवानी है। ये काम है आपकी एम्पैथी का। आप विदाउट बीइंग जजमेंटल अपनी फीलिंग्स को साइड पर रखते हुए, मे बी कि 2 लोगों का झगड़ा हुआ है, उनमें से कोई एक मेरी दोस्त हो, तो मैंने अपनी फीलिंग्स, अपनी दोस्ती को साइड पर रखना है और मैंने काम करना है। और मैं ये काम सुलह कराने में कामयाब तब हो सकूंगी जब मैं अपनी फीलिंग्स को और जजमेंट को साइड पर रखूंगी। और उसका फ़ायदा क्या होगा? मेरी एम्पैथी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एज अ लीडरशिप जो है वो सामने आएगा। तीसरा, बैलेंस्ड परफॉर्मर। आप में से कितने बच्चे हैं जो स्कूल की एक्टिविटीज़ में भी हेल्प लेते होंगे? फंक्शंस आ रहे होते हैं, एनुअल फंक्शन, उसमें भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और नॉर्मली जब एनुअल फंक्शंस होते हैं तो उन्हीं दिनों आपके पेपर्स भी आने वाले होते हैं, ऐसा ही है, टेस्ट भी हो रहे होते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो बैलेंस्ड रहते हैं? वो ये बहाना नहीं करते कि हमने टेस्ट याद नहीं किया, हम फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं बस। तो ये बैलेंस परफॉर्मर रहना है। अगर कोई एक्स्ट्रा टास्क लिए है तो एक्स्ट्रा टास्क ऑलवेज कम अलोंग विद द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पिछले काम को नहीं भूलना, उसको भी साथ लेके चलना है। और इसके लिए आपने अपना प्लानर बनाना है। जब आप प्लानर बनाएंगे तो प्लानर बनाने से आपको चीज़ें बैलेंस करना आसान होगी। तो बेसिकली अब हम चलते हैं, हम अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं।
एक बीइंग अ टीनेजर, सबसे पहले अपना वीकली प्लान बनाएं। वीकली प्लान, अभी वीकली प्लान का चार्ट आगे आने लगा है, कैसे बनेगा। वीकली प्लान बनाने के लिए अपना स्कूल, होमवर्क, रेस्ट, दोस्त, हॉबीज, सारे काम आपको पता हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने मैथ का काम करना है, फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए या नेट पे बैठने के लिए मैं इस दिन बैठूंगा। इस तरीके से रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। ये गोल नहीं सेट करना कि मैं 15 दिन छुट्टी के बाद स्कूल आया हूँ या 1 हफ्ता छुट्टी के बाद स्कूल आया हूँ तो मैं एक ही दिन में सारा काम कंप्लीट कर लूँगा। रियलिस्टिक गोल कि आज मैं इस सब्जेक्ट का इतना करूँगा, इस तरह करूँगा। अपनी लाइफ के लिए बैलेंस करने के लिए पहली चीज़ की ज़रूरत ये है कि वीकली प्लान, नंबर 2 रियलिस्टिक गोल, और तीसरी चीज़ जो आपने रखनी है वो आपने ये रखनी है कि आपने अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल रखना है। हर वक्त आजकल के बच्चों में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खाना है, बैठना है, मोबाइल देखना है, बस यही काम है। आपने अपनी नींद भी पूरी करनी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी है अपनी साथ। हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल करके देखें। स्क्रीन ब्रेक्स लें। मैंने ना अपने मोबाइल पे ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग में ये ऑप्शन होती है कि वो आपको ना वीकली रिपोर्ट देता है कि इस हफ्ते आपने पिछले हफ्ते से कितने मिनट ज़्यादा या कितने मिनट कम मोबाइल इस्तेमाल किया है। वो आपको वीकली ना नोटिफिकेशन भेजता है। और मुझे हर हफ्ते जो है ना ज़्यादातर मेरा नोटिफिकेशन तकरीबन जो है वो 60 से 54 मिनट्स कम होता है। सिर्फ 1 या 2 वीक्स ऐसे गुजरे थे जिसमें उसने मुझे कहा था कि आपका 50 मिनट्स इंक्रीज़ कर गया। मैंने उसको इस्तेमाल किया था कि क्यों इंक्रीज़ किया। फिर मैंने रिकॉल किया कि मैंने उन दिनों जो थी वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था ट्रेनिंग का, जिसमें स्टूडेंट्स के क्वेश्चन और आंसर्स आ रहे थे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका मतलब है अगर मैंने ज़्यादा भी इस्तेमाल किया है तो मैंने प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया। तो आप लोगों के पास अभी मैं देख रही थी मोबाइल है, अगर उसके अंदर देखें गूगल प्ले पे जाके कोई ऐसी ऐप जो कि आपको बताए कि आपका स्क्रीन टाइम इतना है, इसको लिमिट करें, ये चीज़ बंद करें, ये ऐप इतनी इस्तेमाल हो गई, तो उसको उस प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के नुकसानात, नंबर 1, आपका ये जो एरिया होता है इस पे हर वक्त स्ट्रेस रहती है। कभी आप नोट करोगे आपको ना चाहते हुए भी नींद आ रही होती है हर वक्त। ये नंबर 2, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है तो आपकी बॉडी के अंदर, बच्चों के अंदर जो हार्मोन डेवलप हो रहा होता है वो एग्रेसिव हार्मोन डेवलप हो रहा होता है। फजूल में हर एक को आप खाने को पड़ोगे, लड़ोगे। स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ होने का तीसरा नुकसान, ये जब स्क्रीन टाइम आपका इंक्रीज़ होता है, चाहे वो टीवी पे है चाहे वो मोबाइल पे है, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हो टुवर्ड जंक फूड। आपका दिल करेगा चिप्स खाए जाएं, बर्गर खाया जाए, पिज़्ज़ा खाया जाए, कोई बोतल पी जाए, स्टिंग पी जाए। ये नुकसानात हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। यही वजह है कि आजकल के बच्चों से घर के खाने नहीं खाए जाते। ये चीज़ें आप अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। चौथी चीज़, नो कहना। इट इज़ ओके टू से नो। नो टीचर को नहीं कहना, नो काम को नहीं कहना। बाद में होता है जी, माँ बाप कहते हैं कि तुमने ये काम क्यों किया, तुम्हें नहीं पता था ये गलत है, या हमारा फैमिली कल्चर नहीं है इस काम को करने का। हम आगे से कहते हैं वो मेरे दोस्त ने कहा था ना, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपनी फैमिली वैल्यूज़ का, अपनी मॉरल वैल्यूज़ का, अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। और अगर कोई काम उसके दायरे से बाहर जा रहा है तो इट्स ओके टू से नो। ये भी लीडर की और लाइफ को बैलेंस रखने की टीन एज में एक क्वालिटी है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है, जो आपको स्ट्रेस दे रही है, जिससे आपसे काम नहीं हो पा रहा, मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोई ऐसा बंदा जो कि आपको लगता है कि ट्रस्टवर्थी है, योर मदर, योर फादर, योर टीचर, योर फ्रेंड, योर सिबलिंग, बहन भाई, योर कज़न, कोई तो होगा ना जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो।
जो आपको लगता है कि मैं आपको अपना राज दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? कोई तो होगा ना, कोई एक। उससे वो बात खुल के करें। जब वो आप बात कर लेंगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। ऐसा कोई एक, आई ऑलवेज प्रेफर कि ये 3 लोगों में से एक लोग चूज करें। या तो आपका पेरेंट हो वो बंदा, या आपका टीचर हो, या तीसरा आपका बहन भाई हो। पेरेंट, मदर, ठीक है, मदर फादर कोई भी हो सकता है, कोई बहन भाई या योर टीचर। इसके अलावा बेस्ट फ्रेंड को बीस्ट फ्रेंड बनने में देर नहीं लगती जब कंपटीशन आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि फ्रेंडशिप के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अभी आप स्कूल की फ्रेंडशिप बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन अभी आप टीन एज में हो, आप कॉलेजेस में जाओगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि अपना राज सिर्फ और सिर्फ या तो स्कूल के दोस्त, या बहन भाई, या माँ बाप, या उस्ताद। सिंपल। इसके अलावा कोशिश करें और अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालें। कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जो कि आपको करना पसंद होगा, अदर देन टीवी एंड मोबाइल। कोई म्यूज़िक, कोई नेचर, कोई वॉक करना, कोई साइकिल चलाना, कोई गार्डनिंग करना, कोई पौधों के साथ टाइम, कुछ तो पसंद होगा ना। आप किताब पढ़ना, कुछ तो एक हॉबी होगी ना आपकी। क्या क्या हॉबी है आप लोगों की? क्रिकेट, वेरी गुड। हॉकी, आपकी मिस कोई हॉबी होगी? वेरी गुड। अपनी एक हॉबी लाइफ में ज़रूर रखें, एक तो मस्ट रखें। आउटिंग, बाहर निकलना, नई जगहों पे जाना, वॉक करना, ये भी एक आपकी हॉबी है। नई जगह एक्सप्लोर करना, ये भी एक हॉबी है आपकी। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट, एक अच्छा टीनेजर, अब आप टीनेजर हैं, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। बैलेंस कैसे रखना है? स्ट्रेस फ्री होके, टाइम मैनेज करके, प्री प्लान करके, और ओवरलोड ना करके। इसकी मदद से जब आप ये अपने आप को बैलेंस्ड कर लोगे तो आप काम भी रहोगे, पुरसकून भी रहोगे, आपको अपने ऊपर प्राउड भी होगा। प्राउड नेगेटिव नहीं होता, प्राउड होता है कि अचीवमेंट, मैंने अचीव कर लिया। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, जब आपका माइंड क्लियर होगा, स्ट्रेस नहीं होगी, तो आप बेहतर तरीके से सोच भी लोगे। अच्छा, अब ये चार्ट देखना है, मुझे आपने आंसर करना है। ये काम है मस्ट डू, जो कि लाजमी करने होते हैं, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। जैसे कि हेल्दी रहना, जैसे कि असाइनमेंट करना, घर वालों को टाइम देना, घर के काम करना, खाना खाना, सोना, पढ़ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ज़रूरी काम है। वांट टू डू वाले काम वो वाले काम होते हैं जो कि हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। कहीं चले गए, आउटिंग, टीवी देख लिया, दोस्तों से बातें कर ली, ये चीज़ें। अब एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जल्दी से मुझे बताएं कौन सा काम इसमें से मस्ट डू है, कौन सा वांट टू डू है। स्टडी फॉर अ टेस्ट, जल्दी बोलें। यूट्यूब देखना, क्रिकेट खेलना, मस्ट। ओ वेरी गुड पॉइंट, देखो उसने लॉजिक भी दी है। खाना खाना, लंच करना, दोस्त, वांट टू डू, ठीक हो गया जी। होमवर्क कंप्लीट करना, पेंटिंग और ड्राइंग। अगर किसी ने इसको एज अ करियर ऑप्ट किया हुआ है, वो पेंटिंग्स बना के सेल करता है, तो उसका यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एग्जैक्टली, डिपेंड करता है कि आप उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। स्लीप 8 आवर्स अ डे, बेकिंग करना, अपना कमरा साफ करना मस्ट है, सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। वीडियो गेम्स खेलना, स्कूल की किताबें पढ़ना, पहले स्कूल की किताबें पढ़ना, और किताबें फन के लिए पढ़ना। सोशल मीडिया देखना, फेसबुक, लिंक्डइन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलें जी, अब आने लगी है इंपॉर्टेंट चीज़। अब हमने बनाना है 7 दिन का प्लान। जी आ जाओ, 2 से 3 स्टूडेंट आ जाओ सामने। मंडे का 1 डे प्लान बनाएं, इसको देखते हुए कि सुबह 6 से 8 बजे आप क्या करेंगे, तीनों मिलके। आप लीड करो। अब आप इन दोनों से पूछो और लिखो कि सुबह 6 से 8 बजे क्या करेंगे। पूछे 6 to 8 क्या करेंगे आप? जी बताएं, इधर आओ, ऊपर आओ, इधर। 6 to 8 क्या करेंगे बताएं।
स्कूल के लिए जी, गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया। नाउ 8 to 10 आप क्या कर रहे होते हैं? पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टडिंग इन द स्कूल। व्हाट अबाउट 10 to 12? क्या कर रहे होते हैं स्कूल में? क्या उस वक्त हो रहा होता है? क्या ब्रेक का टाइम होता है? ब्रेक एंड आफ्टर ब्रेक पीरियड्स। 12 to 2, 12 to 2 ब्रेक एंड, अच्छा अब मंडे से लेके फ्राइडे तक की ये 2 बजे तक की रूटीन सेम रहेगी? ऐसे ही है? 5 मिनट्स। ओके, 12 to 2 स्टडी एंड स्कूल की छुट्टी हो रही होगी, डिस्पर्सल। ठीक है ना? ये अब हमारी वो रूटीन है जो कि मंडे से फ्राइडे तक यहां तक सेम रहनी है। ऐसे ही है। अब आगे की रूटीन को डिवाइड करें 2 से लेकर रात 10 बजे तक। अब इसको डिवाइड करते हुए अब आपने ज़हन में रखना है कि किस दिन आपने टीवी देखना है, किस दिन एकेडमी टाइम क्या है? 4 to 7 तक का टाइम तो फिक्स हो गया फॉर 6 days योर एकेडमी। अब 7 to 10 डेली टाइम बदलें। इसमें अब आपने इस तरह बदला है, किसी दिन आपने घर का कोई काम लिखना है, कोई घर का काम लिख लें 7 to 10। अब 7 to 10 पे आ जाएं कि किस दिन आप अपनी अम्मी की मदद करेंगे, किस दिन आप बाहर दोस्तों से मिलने जाएंगे, किस दिन आप टीवी देखेंगे। ठीक है, 7 to 10 को आप डिवाइड करें जी। 7 to 10 मंडे आप क्या करेंगे बताओ? डिवाइड करने हैं मंडे से फ्राइडे तक के, रोज नहीं सारे करने। एक मंडे को करना है, एक ट्यूसडे को, एक वेडनेसडे को, एक थर्सडे को। ये चार्ट बनाना मैंने, ओवर बैलेंस नहीं करना है एक दिन में अपने आप को। मंडे से हाँ क्या करेंगे? चलें जी, मंडे को ये वीडियो गेम्स खेलेंगे। ट्यूसडे को क्या करेंगे? ट्यूसडे को क्या करेंगे? 7 से 10 एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। कौन से सब्जेक्ट की? मैथ्स की कह रहे हैं जी हम स्टडी करेंगे। ट्यूसडे को 7 से 10 लिखें। टाइम टेबल ये खुद बनाएंगे तो कुछ करेंगे। एंड व्हाट अबाउट वेडनेसडे? बोलो वेडनेसडे को क्या करोगे? कॉन्फिडेंट हीरो। जो रोज 5 से 7 फुटबॉल खेले जाते हैं, फिर वो दिन में डिवाइड करने को भी नहीं, रोज तो नहीं खेले ना, वो डिवाइड करें किस दिन खेले जाएंगे। जो रोज जाते हैं, जो रोज नहीं, रोज नहीं खेलना ना आप, ये वो किसी दिन 2 दिन करेंगे ना हफ्ते में। आप देखें जी फुटबॉल किस दिन खेलने जाएंगे? वेडनेसडे को फुटबॉल है जी। वेडनेसडे एंड फ्राइडे इनका फुटबॉल का डे है। 2 दिन दे दिए, चले 3 दिन दे दिए, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। चले जी लिख लें। नहीं, ये बैलेंस करना। अम्मी की मदद किस दिन करेंगे? उनको सामान वगैरह कब ला के देंगे? जो अम्मी की मदद है, जो अम्मी को चीजें लाके वही, हाँ वही कह रही हूँ, वही कह रही हूँ ना, उसमें करें। थर्सडे का दिन 7 से 10 सारा अम्मी के लिए है। थर्सडे और संडे नहीं, सैटरडे, थर्सडे और संडे। स्पेंड टाइम नहीं, लिख दो घर के काम। थर्सडे एंड संडे बोथ। मैंने अपने घर के कामों के लिए ना वीक में 3 दिन रखे हुए हैं। मैंने जैसे आज ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे को घर जाने के बाद बेशक रात 11 बजे तक मुझे फिरा लो, जो काम करवाना है करवा लो। एक आप संडे को मुझसे करवा लो और एक आप सैटरडे को करवा लो शाम को। बाकी 3 दिन मुझे नहीं छेड़ना किसी ने, मैंने अपने काम करने होते हैं। इस तरीके से घर वालों को भी पता होगा कि मेरा टाइम टेबल ये है, मुझे बाहर के काम करने हैं, मुझे भी पता होगा मैंने हाँ कोई एमरजेंसी है तो फिर उसको मैनेज करना है। ठीक हो गया? चलें।